हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल साइंस के बायोलॉजी में लगभग 100 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, सारोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों सारोलॉजी पूछ रहा है कि किसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं। छिपकली के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सांप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी कहते हैं। मच्छर, दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम बताया था कि मच्छर के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होता है, मलेरिया फैलता है। कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया फैलता है। अच्छा, मलेरिया का जो दवा होता है दोस्तों, मच्छर के काटने से जो मलेरिया फैलता है उसका जो दवा जो बनाते हैं हम लोग किससे बनाते हैं, सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाते हैं। किसके बनाते हैं, सिनकोना के वृक्ष के छाल से हम लोग बनाते हैं। और इस दवा को हम लोग क्या कहते हैं, कुनैन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुनैन कहते हैं। और दालचीनी भी पूछेगा हम लोग किससे प्राप्त होता है। दोस्तों दालचीनी भी हमको छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एथनोग्राफी। क्या कहते हैं, एथनोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा दोस्तों एथनोबॉटनी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एथनोबॉटनी किसको कहते हैं। हम लोग वनस्पति व उनके लोगों के मध्य के संबंध हम लोग किससे दर्शाते हैं, वनस्पति विज्ञान और उनके लोगों के मध्य के संबंध हम लोग जो दर्शाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथनोबॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथनोबॉटनी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है। दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान या पेलियोंटोलॉजी कहलाते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और भी प्रश्न बताता हूँ। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कार्बन डेटिंग से किसका अध्ययन होता है। दोस्तों जीवाश्मों का पता लगाया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, यूरेनियम डेटिंग से हमको किस चीज़ का पता चलता है, पहाड़ का आयु, पर्वत का आयु, चट्टान का आयु, मृदा खनिज, इन सब की आयु एज का हमको पता चलता है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला। दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना अरावली, जो कितना प्राचीन है, 570 मिलियन वर्ष प्राचीन है। कितना है, 570 मिलियन वर्ष प्राचीन है। अच्छा, पेड़ों का आयु, दोस्तों पेड़ का आयु हम लोग कैसे पता करते हैं, इनके वलय को गिनकर करते हैं। जानवरों का आयु दोस्तों हम लोग कैसे पता करते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि जानवर का आयु जो है उनके पैर के नाखून को गिनते हैं। किसको गिनते हैं, पैर के नाखून को गिनते हैं। और बिना नाखून वाले जानवर को हम लोग क्या करते हैं, उनके सीड़ में वलय को हम लोग, छल्ले को गिन करके हम लोग पता कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पादप विज्ञान में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। अब पादप विज्ञान के पिता अगर आपसे पूछा जाएगा किसको कहते हैं, तो आपको बताना है थ्रियोफोरेस्टस। क्या बताना है, थ्रियोफोरेस्टस को बताना है। जबकि जीव विज्ञान के पिता किससे कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। ये बात आपको याद रखना है, यानी मानव विज्ञान के पिता भी कौन है, तो अरस्तु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। दोस्तों ऑन्कोलॉजी हम लोग कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। किसके अध्ययन को कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर हो गया और मधुमेह हो गया, ये दोनों दोस्तों आपका जो है अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। और कैंसर, अच्छा कौन सा कैंसर अनुवांशिक रोग होता है, तो आपको बताना ल्यूकेमिया। और दोस्तों ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये क्या कब होता है ल्यूकेमिया, जब WBC की संख्या दोस्तों कम जाएगा तो एक रोग होता है ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। दोस्तों इस बीमारी का पता सर्वप्रथम हमको अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पता चला था, इसलिए इस बीमारी को हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगर WBC की संख्या बढ़ जाएगा तब आपको बताना है ल्यूकोपेनिया। कौन सा रोग हो जाएगा, ल्यूकोपेनिया रोग हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कवक विज्ञान क्या है। दोस्तों कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान क्या है, यहाँ ऑप्शन देखिए, बैक्टीरियो का अध्ययन है, कुकुरमुत्तों का अध्ययन है। हाँ कुकुरमुत्तों का अध्ययन है। अच्छा, कुकुरमुत्ता हम लोग किसको कहते हैं, मशरूम यानी कवक को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, कवक को कहते हैं। अच्छा, मशरूम में खाए जाने वाले भाग कौन है,
क्या है? एगारिकस। अच्छा, ब्रेड में पाए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो आपको क्या बताना है? यीस्ट बताना है। क्या बताना है? यीस्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं खमीर। क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों अनेरियोलॉजी जो है, नींद में जो सपने जो आता है, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अनेरियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों टैक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व अनुसंधान स्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये लखनऊ में है। लखनऊ यानी यूपी में है। अच्छा, चट्टान के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोलॉजी। क्या कहते हैं? लिथोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। दोस्तों टेक्सोनोमी जो संबंधित है वो जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। अच्छा, कुछ प्रश्न और भी है। मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर हम लोग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसकी खोज पूछेगा कौन किया था? तो कोलिकर ने। जबकि इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों एक द्रव उपस्थित होता है, तो इस उपस्थित द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज पूछेगा किसने किया था? तो डी डूबे ने। किसने किया था? डी डूबे ने किया था। और जबकि गोल्जी काय का खोज किसने किया था? तो केमिनो गोल्जी ने किया था। किसमें किया था? तो यह बिल्ली में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का बताइए थी अल्टमैन और बेंडा, तो मैंने अभी आपको मैं ये बताया हूँ। अच्छा, गोल्जी काय को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोशिका सेल। सेलों का ट्रैफिक पुलिस हम लोग पूछेगा किसको कहते हैं? तो गोल्जी काय को हम लोग कहते हैं। अच्छा, पादप कोशिका में दोस्तों क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। और ये लवक 4 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं वर्णी लवक, इसी को हम लोग कहते हैं हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक। इसी हरित लवक से दोस्तों क्या निकलता है? क्लोरोफिल। इसे जो पत्तियों को क्या रखती है? क्या रखती है? हरा रखती है। आज क्लोरोफिल में क्या क्लोरोफिल निकलती है जो पत्तियों को क्या रखती है? हरा रखती है। अच्छा, क्लोरोफिल में पूछेगा क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको होता है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रॉबर्ट हुक द्वारा किसकी खोज किस प्रकार की गई थी? दोस्तों रॉबर्ट हुक द्वारा किसकी खोज? रॉबर्ट हुक ने अगर बात करें 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था, एक लकड़ी के कॉर्क में किया था। किसमें किया था? लकड़ी के कॉर्क में किया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह जो कोशिका को जो खोज किया था, यह मृत कोशिका का खोज किया गया था। अच्छा, जब मृत कोशिका का ये खोज किया तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? दोस्तों जीवित कोशिका का खोज एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। अच्छा, केंद्रक का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वहीं केंद्रिका का खोज पूछेगा किसने किया था? तो फोंटाना ने किया था। किसने किया था? फोंटाना ने किया था। दोस्तों केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका की खोज किसने की थी? अभी भी मैंने आपको बताया कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसे किया था? लकड़ी के कॉर्क में किया था। और कोशिका का आकार दोस्तों कैसा होता है? तो आपको बताना है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। चलिए बढ़ते। अच्छा, सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताना है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका अगर आपसे पूछेगा तो बताना है माइकोप्लाज्म गैलेक्सिस्टिमा। क्या बताना है? माइकोप्लाज्म गैलेक्सिस्टिमा। अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो आपको बताना शुक्राणु। क्या बताना है? शुक्राणु बताना है। और पुरुष के शरीर का सबसे बड़ा शुक्राणु। और महिला का शरीर का अगर पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिका तो बताना अंडाणु। जब अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। दोस्तों ये जो आकार आप देख रहे हैं ये किसका आकार है? ये कोशिका का आकार है। तो देखिए ये जो इसमें भरा हुआ है कोशिका में पानी भर गया है, तो जब कोशिका में दोस्तों पानी भर जाता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव। अच्छा, कोशिका के अंदर होता है दोस्तों केंद्रक, और जब केंद्रक में भी जब पानी भर जाता है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। अच्छा, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला देते हैं, क्या करते हैं? दोनों को जब मिला देते हैं उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव कहते हैं। कौन कहते हैं? जीव द्रव। और जीव द्रव का खोज पूछेगा किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? जीव द्रव का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जबकि अभी भी मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला देने पर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? जीव द्रव कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट तो आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट से क्या निकलती है? क्लोरोफिल निकलती है, पीछे बता करके आए हैं। तो ये क्या करती है? पत्तियों को हरा रखती है। क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश 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 में मौजूद होता है। दोस्तों साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किसमें मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है डैश 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 को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जानते हैं। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका द्रव अभी बतेबे की है। कोशिका में उपस्थित द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का दिमाग। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। और यही हमारी कोशिका में उपस्थित जितने भी चीज़ हैं इन सबको नियंत्रित, सबको चलाने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। और अंतःप्रद्रव जालिका दोस्तों इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसमें क्या चीज़ का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, अब प्रोटीन का फैक्ट्री पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो राइबोसोम। क्या बताना है? प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं? राइबोसोम। यहीं पे मेरा प्रोटीन ऑब्जर्व रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अच्छा, कोशिका के अंग के दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो दोस्तों इसका था मेटाफेज। ये कोशिका विभाजन का सबसे छोटा अवस्था होता है। क्या होता है? सबसे छोटा अवस्था होता है। चलिए ये भी बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अच्छा, सजीवों की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होता है? कोशिका होता है। अगर इनकी आकार की बात अगर किया जाए तो आपको बताना 10⁻⁶ माइक्रोन, 10⁻⁻6 माइक्रोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अंगक कहते हैं। और अंगक के समूह को हम लोग अंगतंत्र कहते हैं। और इसी अंगक के समूह को हम लोग अंगतंत्र कहते हैं। और इसी अंगतंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगर ऊतक का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो वो दोस्तों कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम उपस्थित है। और राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? केमिनो गोल्जी ने। किससे किया था? बिल्ली में। किसमें किया था? बिल्ली में। अब हमको पता ही है कि अंतःप्रद्रव जालिका दोस्तों इसको दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका और एक को कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका होती है तो दोस्तों इसमें ऐसे आप दिमाग लगा करके याद रख सकते हैं, जो चिकना होता है इसमें क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चिकना रहेगा तो तेलीय रहेगा तो ये वसा का निर्माण करेगा। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका होता है दोस्तों इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? दोस्तों पाचक एंजाइम से भरी रहने वाली थैली
क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है, वो होता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम का खोज पूछेगा किसने किया था, तो डी डुबे ने। कौन किया था, डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने पूछेगा कब किया था, तो आपको बता 1974 में। कब किया था, 1974 में, जिसके कारण डी डुबे को नोबेल पुरस्कार मिला था। यही बात याद रखना है। और लाइसोसोम दोस्तों इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं और कोशिका के विभाजन में मुख्य रूप से इसका काफ़ी योगदान होता है, यही बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, राइबोसोम बनाते हैं। दोस्तों राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा डीएनए जो होता है हमारा डीएनए, यह केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अच्छा, कैप्सूल या दवाई में प्रयोग कैप्सूल या दवाई, जो कैप्सूल होता है, टेबलेट जो आप देखते हैं, उसका बाहरी आवरण जो होता है, इनका खोल जो होता है, वो किसका बना होता है, दोस्तों ये स्टार्च यानी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अच्छा, कैप्सूल या दवाई को रंगने में पूछेगा किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, अर्थात किसने दिया था, तो जीजे मेंडल ने दिया था। किसने दिया, जोहान इक्वांजिलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, जोहान इवांजिलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। अच्छा, जीजे मेंडल, अच्छा इसके बारे में तो आप जानबे करते हैं, इसको हम लोग अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने अनुवांशिकी का पता किस पर लगाया था, तो मटर के पौधे पर लगाया था। किसके पौधे पर लगाया था, तो मटर के पौधे पर लगाया था। और मीठा मटर या गार्डन मटर अगर आपका ऑप्शन में दिखेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि मीठा मटर डाल देता है और गार्डन मटर डाल देता है, तो जो आपको दिक्कत करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अगला जानने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या है, सेल थ्योरी। दोस्तों सेल थ्योरी यानी कोशिका विभाजन सिद्धांत 1838 से 39 में सलाइडन और स्वान ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इसका खोज डी डुबे ने 1974 ईस्वी में, जिसके कारण इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है, वो कौन है, तो लाइसोसोम है। कौन है, लाइसोसोम है। और अंतःपरद्रव जालिका में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसमें होता है, खुरदरी अंतःपरद्रव जालिका में। क्योंकि अंतःपरद्रव जालिका दो प्रकार का होता है, एक होता है चिकनी अंतःपरद्रव जालिका और एक होता है खुरदरी। खुरदरी में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, जबकि चिकनी में किसका होता है, वसा का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाएं की तुलना छोटी रिक्तियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स पाई जाती है। हाँ दोस्तों, यही कथन दोस्तों गलत है। और भी मैं थोड़ा पढ़ लेते हैं, पादप कोशिकाएं के समानतः जंतु कोशिका में बड़ी होती है। हाँ ये भी बात सही है, पादप कोशिका समानतः जो जंतु कोशिकाएं से बड़ी होती है, ये बात सही है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, पेड़ पौधे को सुरक्षा देने के लिए दोस्तों उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये चीज़ नहीं होता है। और दोस्तों एक होता है वैक्यूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं, रसधानी। तो रसधानी जो होता है दोस्तों पादप कोशिका में बड़ा होता है। किसमें बड़ा होता है, तो पादप कोशिका में रसधानी जो होती है वो क्या होती है, बड़ा होती है। किसमें बड़ा होता है, तो पादप कोशिका में होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है। इसका कारण है क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है, वाष्पो उत्सर्जन करता है। क्या करता है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया करता है, तो उसको ज़्यादा पानी का जरूरत होगा। जो वाष्पो उत्सर्जन करेगा उसको ज़्यादा पानी की जरूरत होगा। अगर जंतु को कम पानी चाहिए, पेड़ पौधा में ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो केवल समसूत्री विभाजन। इसमें कौन सा विभाजन होता है,
तो अगर शरीर में लगी हुई चोट का मरम्मत करने में पूछा जाएगा कौन प्रकार का सेल जिम्मेवार होता है, तो केवल समसूत्री विभाजन ही जिम्मेदार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश 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 से बनी होती है। दोस्तों पेड़ पौधा की जो पादप कोशिका होता है, इनकी भित्तियाँ जो होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि कवक की कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। सेल्यूलोज पादप कोशिका है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पूछे किसका बना होता है, तो सेल वॉल का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो प्रकाश ऊर्जा हमको पता है, क्योंकि प्रकाश रहेगा तो हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट, जिस क्लोरोफिल पेड़ पौधा में मौजूद होता है, और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही होता है, और जिसके कारण पेड़ पौधा का खाना बन जाता है। तो हरित लवक क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर, क्योंकि खाना यही बनता है पेड़ पौधा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। मैंने बताया कि पेड़ पौधे जो है क्लोरोफिल से क्या निकालती है, क्लोरोप्लास्ट से क्या निकालती है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में दोस्तों क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है और लवक पाया जाता है। यहाँ कोशिका भित्ति सब ऑप्शन में है ये ना है, तो दोस्तों क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। अच्छा थोड़ा सा मैं और भी आपको बताता हूँ। अब मिर्च जो होता है दोस्तों, मिर्च का दोस्तों कड़वाहट जो होता है किसके कारण लगता है, ये कैप्सिन के कारण लगता है। टमाटर का रंग दोस्तों लाल हमको किसके कारण दिखता है, ये लाइकोपीन के कारण दिखता है। गाजर का रंग पीला किसके कारण दिखता है, तो कैरोटीन के कारण दिखता है। गाजर का रंग पूछेगा लाल किसके कारण दिखता है, तो एंथोसाइनिन के कारण दिखता है। सेब का भी लाल रंग पूछेगा किसके कारण दिखता है, तो एंथोसाइनिन के कारण दिखता है। पपीता का पीला रंग पूछेगा किसके कारण दिखता है, तो केरिके जेंथिन के कारण दिखता है। नींबू का रंग पीला दोस्तों जेंथोफिल के कारण दिखता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फल और सब्जियों के रंगों को निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो फल और सब्जी में जो आपको रंग दिखता है वो कौन सा वर्णक है, वो हरित लवक है, जिसको एंथोसाइनिन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, पौधे में पाए जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों ये होता है जेंथोसाइनिन के उपस्थिति के कारण होता है। पीला रंग पूछेगा किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण, पीला कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग दोस्तों हमको हरा दिखता है। तो पौधे का रंग और पत्तियों का हरा रंग पूछेगा किसके कारण दिखता है, क्लोरोफिल के कारण दिखता है। पत्तियां पूछेगा किससे सांस लेती है, पेड़ पौधा पूछेगा किससे सांस लेती है, तो दोस्तों ये पत्तियों से लेती है। पत्तियों में दोस्तों किसकी सहायता से लेती है, तो पत्तियों में दोस्तों एक छोटा छोटा छिद्र आपने देखा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र, और इन्हीं रंध्र की सहायता से पेड़ पौधा सांस लिया करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है। तो हमारे शरीर में दोस्तों वसा का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है, तो एडिपोज ऊतक में। कहाँ होता है, एडिपोज ऊतक में होता है। और कोशिका के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ब्लड पूछा जाएगा कि यह कौन सा ऊतक है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का अर्थ होता है कनेक्टिंग टिश्यू, यानी जो पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए ब्लड हमारे शरीर को पूरा कनेक्ट किया है कि नहीं किया, हाथ पैर सब जगह है, कहीं से काटेंगे तो ब्लड ही निकलेगा। यह एक हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखा है, इसलिए ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला आपके सामने में है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो त्वचा का सबसे बाहरी परत दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। मानव शरीर का अगर पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। क्या होता है, त्वचा होता है। अच्छा त्वचा का रंग
पूछेगा त्वचा का रंग हमको किसके कारण दिखाई दे पड़ता है, तो मेलानिन। किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग हमको किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो मेलानिन के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? अभी भी मैंने आपको बताया कौन होता है, तो एपिडर्मिस होता है। नेक्स्ट आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? दोस्तों पशु उत्तक का प्रकार कौन नहीं है, कि मेरिस्मेटिक उत्तक। कौन है? मेरिस्मेटिक उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयोजी उत्तक कौन है? तरल संयोजी उत्तक। दोस्तों तरल संयोजी उत्तक यह एक रक्त है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो आपको याद रखना है, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। अच्छा, जबकि भोजन का परिवहन दोस्तों कौन करता है? भोजन यानी खनिज लवण, इनका परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। फ से फ्लोएम, फ से फल। फल मतलब क्या? फल एक प्रकार का भोजन है, जल भोजन थोड़ी है। जल का परिवहन जाइलम करता है, फल का यानी भोजन का यानी खनिज लवण का फ्लोएम करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? वो कौन करता है? पानी के बारे में कह रहा है, तो जाइलम करता है। अभी भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मृदुतक और स्थूल उत्तक डैश डैश उत्तकों के प्रकार हैं, और ये किसके प्रकार हैं, तो सरल अस्थायी उत्तक के ये प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं उत्तक से कुछ और भी प्रश्न बताता हूँ। पौधे की लंबाई पूछेगा किस उत्तक के कारण बढ़ता है? आपको बताना शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। क्या बताना है? शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। अच्छा, पौधे की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ता है, तो पार्श्व विभोज्योतकी उत्तक। किसके कारण बढ़ता है? पार्श्व विभोज्योतकी उत्तक के कारण बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पादप उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, हाँ ये भी बात सही है। फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित नहीं। दोस्तों जाइलम को दोस्तों हम लोग कहते हैं एक दिशी। क्या कहते हैं? जाइलम को हम लोग कहते हैं एक दिशी, जबकि फ्लोएम को हम लोग कहते हैं द्विदिशी। तो जाइलम सामग्री कहता है दोनों दिशाओं में नहीं, जाइलम एक ही दिशा में ले जाता है, केवल जड़ की दिशा में ले जाता है। पानी कहाँ ले जाएगा, जल कहाँ ले जाएगा? पौधा के जड़ के पास ले जाएगा, तो एक ही दिशा में जाता है। जबकि भोजन पत्तियों में पहुंचाता है, टहनियों में पहुंचाता है, सब जगह पहुंचाता है। इसलिए फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? द्विदिशी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन यही डी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश 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 में पाया जाता है। दोस्तों केसिन एक प्रोटीन है जो दूध का प्रोटीन है। किसका प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन है। दूध का उजला रंग दोस्तों किस प्रोटीन के कारण दिखाई पड़ता है? यही केसिन प्रोटीन के कारण ही दिखाई पड़ता है। सोयाबीन दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है किस में होता है? सोयाबीन में होता है। और कितना होता है? 42% होता है। दूध दही में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पाचन करने वाला दूध के प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध के प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। कौन है? रेनिन है। और ये बच्चों में सर्वाधिक सक्रिय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा का मापन हम लोग किसमें करते हैं? कैलोरी में करते हैं। और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है? जूल भी होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। एक जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁷ अर्घ होता है। दोस्तों ये रही आज के कुछ प्रश्न RRB NTPC में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।